नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल सक्सेस लर्निंग पे। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो हम लोग यहाँ पे जीके और जीएस जनरल कंपटीशन में जीके और जीएस का क्लास अभी चल रहा है, जिसमें से मैं जीएस अभी आप लोगों को बता रहा हूँ। और जीएस में हम लोग का 2 क्लास हो चुका है। जीएस में हम लोग साइंस में, विज्ञान में हम लोग क्या शुरुआत किए थे, जीव विज्ञान। जीव विज्ञान का सबसे ज्यादा वेटेज होता है, तो जीव विज्ञान हम लोग शुरू किए हैं। पहला जो लेक्चर था जिसमें हम लोग कोशिका के बारे में पढ़े थे, उसमें कोशिका का परिचय था। कोशिका का परिचय हम लोग देख लिए। उसके बाद कोशिका जगत के बारे में, कोशिका विज्ञान में कुछ अंग के बारे में, उसके अंदर जो कोशिकांग है, किस तरह से कोई कोशिका बनता है, बाहर में कोशिका भीति कब होगा, किस तरह से कोशिका झिल्ली बनेगा, कोशिका झिल्ली के अंदर जो द्रव्य होगा उसको क्या बोलेंगे, उसके अंदर के द्रव्य को कोशिका द्रव्य बोलते हैं। कोशिका द्रव्य के अंदर में क्या होगा, बहुत सारे कोशिकांग होंगे, छोटे छोटे कोशिका के अंग होंगे जिसको कोशिकांग कहते हैं। उनमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग जिसको क्या बोलते हैं, केंद्रक। केंद्रक कहाँ होगा, बीच में होगा। और केंद्रक के अंदर भी एक तरह का द्रव्य होगा जिसको केंद्रक द्रव्य बोलते हैं। ठीक है, तो कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य दोनों मिलकर के पूरा का पूरा जीव द्रव्य बनाता है। ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले ही। अब उस केंद्रक के अंदर हम लोग देख रहे थे, तो केंद्रक के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है, उसको क्या बोलते हैं, केंद्रिका, न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियोलस पे हम लोग चर्चा कर रहे थे, वहीं से हम लोग शुरुआत शुरुआत करेंगे। केंद्रिका, तो न्यूक्लियोलस के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। न्यूक्लियोलस जो है वो क्या है, केंद्रक के अंदर में है। केंद्रक के अंदर में जो संघनित, जो कंडेंस्ड फॉर्म है, संघनित है। कैसा होता है, तो संघनित होता है। संघनित का मतलब क्या है, कि ऐसे पूरा का पूरा क्या होगा, आपस में एक दूसरे से उलझा हुआ होगा, आपस में क्या रहेगा, डेंसली कॉम्पैक्ट क्या रहेगा, पैक रहेगा। ठीक है, तो संघनित जो पार्ट होता है, जो केंद्रक के अंदर पाया जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, केंद्रिका। और केंद्रिका ही जो है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। क्यों, क्योंकि इसका कार्य क्या है, इसका जब कार्य समझेंगे तो कार्य इसका सबसे जरूरी क्या है, तो इस कार्य इसका जो है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे। थोड़ा चर्चा हम लोग किए थे शायद पिछले क्लास में। तो आरएनए बनाने में, आरएनए जो बनता है, आरएनए के निर्माण में, इसका आरएनए निर्माण में इसका भूमिका होता है। और आरएनए जो बनेगा, आरएनए बाद में क्या करेगा, हम लोगों के प्रोटीन बनाने में मदद करता है। जो प्रोटीन का प्रतिलेखन प्रक्रिया होता है, अलग अलग प्रक्रिया होगा, डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए से फिर बाद में प्रोटीन बनेगा। और प्रोटीन जो है वही क्या है, हमारे पूरे शरीर के लिए, हमारे पूरे शरीर में, जैसे पूरे के पूरे मकान में, पूरे मकान में ईंट से ही क्या होता है, मकान बनता है, उसी तरह से प्रोटीन से ही क्या होता है, पूरा शरीर बनता है। कोशिका का विभाजन होता है, नए नए कोशिकाओं के विभाजन के बाद निर्माण में प्रोटीन का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। इसी कारण आरएनए जो बनता है, आरएनए बाद में क्या करेगा, प्रोटीन बनाएगा। इसी कारण क्या है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, तो आरएनए बनाता है। चलिए, केंद्रिका जो है संघनित है, संघनित पार्ट लिख लेते हैं। संघनित भाग है, संघनित भाग किसका भाग है, तो केंद्रक का। केंद्रक का जो संघनित भाग है किस तरह से रहेगा, तो इस तरह से डिजाइन रहेगा। इसी के अंदर क्या होता है, अच्छा आखिर ये संघनन हुआ है तो किस चीज का हुआ है, तो इसके अंदर कुछ अनुवांशिक पदार्थ होते हैं। क्या होगा, अनुवांशिक पदार्थ, जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में, जैसे मान लीजिए ये कोई पीढ़ी है माता पिता का, माता पिता के अंदर कुछ गुण होंगे। माता पिता के अंदर क्या है, कुछ गुण है, कुछ गुण माता के अंदर है, कुछ गुण पिता के अंदर है। और उन दोनों के गुणों का एक दूसरे में क्या हो जाएगा, सामंजस्य हो जाएगा। और उसके बाद वहां से जो गुण है वो अगली पीढ़ी में, माता से फिर अगला पीढ़ी जो बनेगा वो कहाँ होगा, तो बच्चा, उसका जो बच्चा हो गया, या तो बेटा हो बेटी हो जो भी हो, तो उसके बच्चे तक उस पूरे गुण को ले जाने के लिए जो अनुवांशिक पदार्थ होता है वही कहाँ होता है, इस न्यूक्लियोलस, इस केंद्रिका के अंदर होता है। तो इस केंद्रिका के अंदर अनुवांशिक पदार्थ, अनुवांशिक पदार्थ होता है। क्या होता है, अनुवांशिक पदार्थ होता है। और ये अनुवांशिक पदार्थ ही क्या करता है, जो गुण है, जो खासियत है, एक माँ बाप का जो खासियत है उसके अंदर जो गुण पाया जाता है, उसको अगले पीढ़ी, एक पीढ़ी से अगले पीढ़ी तक ले जाएगा। और जो मुख्य अंग है जो ले जाने का काम करता है, उसका नाम क्या है, क्रोमेटिन।
क्रोमेटिन, शायद इसके बारे में पिछले क्लास में बता चुका हूं कि क्रोमेटिन होता है। यही क्रोमेटिन बाद में कोशिका विभाजन के समय क्या बन जाता है, क्रोमोसोम बन जाता है। कब बनेगा, क्रोमोसोम कब बनेगा, कोशिका विभाजन के समय, हमेशा नहीं। ऐसे तो क्या रहेगा, क्रोमेटिन जैसा रहेगा, ऐसे ही एक रस्सी की तरह, धागा की तरह बहुत सारा आपस में उलझा हुआ रहेगा, एक दूसरे से उलझा हुआ, संघनित करके एकदम छोटा सा बना के रखा हुआ रहेगा। लेकिन जब कोशिका का विभाजन होना है तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, क्रोमोसोम बन जाएगा। और एक क्रोमोसोम जो होता है ये क्रोमेटिड से बनता है, क्रोमेटिड। दो क्रोमेटिड से मिलकर के क्या होता है, एक क्रोमोसोम बनता है। ठीक है, तो क्या समझेंगे कि इस केंद्रिका के अंदर क्या है, अनुवांशिक पदार्थ। अनुवांशिक पदार्थ जो है उसको क्रोमेटिन बोलते हैं। कोशिका विभाजन के समय यही क्रोमेटिन भेष बदल देता है, रूप बदल लेगा, सेम चीज रहेगा, रूप बदल के क्या बन जाएगा, क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम किससे बनता है, तो दो क्रोमेटिड के मिलने से क्रोमोसोम बनता है। ठीक है, तो ये क्रोमेटिड बन गए। ठीक है, अब ये क्रोमोसोम है, इसका कार्य बता रहे थे। तो कार्य क्या था, एक तो कि आरएनए निर्माण में, आरएनए का निर्माण हो गया। अब इसको क्या करेगा, केंद्रक, जो केंद्रक है उससे बाहर, केंद्रक के बाहर, आरएनए सिर्फ अंदर ही नहीं रखना है, बाहर भी ले जाना है। आरएनए बाहर ले जाएगा तो केंद्रक के बाहर भी पहुंचाएगा, केंद्रक के बाहर आवागमन करेगा, इसको क्या करेगा, बाहर भेज देगा। तो उसमें भी क्या है, इसका मदद करता है, इस तरह से कार्य में क्या करता है, मदद करता है। ठीक है, तो अनुवांशिक पदार्थ के बारे में हम लोग देख रहे हैं। तो क्रोमेटिन है, क्रोमेटिन के बाद हम लोग क्रोमोसोम देख लेते हैं, क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम जो है, क्रोमोसोम क्या है, यही अनुवांशिक पदार्थ का इकाई है। इकाई है किस चीज का, अनुवांशिक पदार्थ का, अनुवांशिक पदार्थ का। और ये कब बनता है, तो कोशिका विभाजन के समय, कोशिका विभाजन के समय, कोशिका विभाजन के समय। ठीक है, और क्रोमोसोम जो है ये क्या है, क्रोमेटिन से भी ज्यादा संघनित है। तो क्रोमेटिन से भी ज्यादा संघनित और उससे भी ज्यादा स्पष्ट आकार होता है इसका। मतलब एक पूरा का पूरा आकार, जैसे मानव के शरीर में जो एक्स क्रोमोसोम होता है, पूरी तरह से क्या होता है, इस तरह से एक्स शेप का बना करके, इस तरह से पूरा का पूरा क्या है, इस तरह से बना हुआ रहता है। ये पूरा का पूरा भाग, इस तरह से इसको समझ सकते हैं। एक और चीज समझ सकते हैं यहीं पे, जो क्रोमेटिन है वो क्या है, पहले तो सिर्फ धागा था, लेकिन यही धागा क्या हुआ, खुद को इस तरह से लपेट लिया, खुद को क्या किया, इस तरह से लपेट लिया, ताकि क्या हो जाए, एक निश्चित आकार हो जाए और धागा सारा का सारा लपेट करके कम जगह में, कम जगह में आ जाए। और ये पूरा का पूरा एक हिस्सा जो होता है, इसी को क्या बोलते हैं, क्रोमेटिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, क्रोमेटिड। और ये दूसरा हिस्सा भी क्रोमेटिड है। अब जिस चीज से जुड़ा हुआ रहता है, बीच में एक बिंदु होगा, पदार्थ होगा, जहां पे क्या है, ये पूरा का पूरा जुड़ा हुआ है, ये पूरा का पूरा दोनों क्रोमेटिड आपस में एक निश्चित जगह पे जुड़ा हुआ रहता है, उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर। क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर। ठीक है, तो सेंट्रोमियर में क्या है, आपस में ये दोनों जुड़ा हुआ है। और इसी के अंदर क्या है, सारा का सारा अनुवांशिक पदार्थ, अनुवांशिक पदार्थ, इसके अनुवांशिक पदार्थ को आप लोग जानते होंगे, क्या बोलते हैं, डीएनए। क्या बोलते हैं, डीएनए। ठीक है, और क्या होगा, आरएनए, ये सब बता चुका हूं। आरएनए भी रहता है, और क्या रहता है, हिस्टोन प्रोटीन रहता है, हिस्टोन प्रोटीन, जो कि बेसिक नेचर का होता है। कुछ और होता है, कुछ एंटी बेसिक नेचर का भी अलग अलग प्रोटीन होता है। ठीक है, तो उसके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, यही तीन। और यही सब मिलके क्या बनाएगा, हमारे मानव का जीन बनाएगा, हमारे मानव का क्या बनाएगा, जीन। तो जीन के अंदर ये सब रहेगा और ये क्या बनाएगा, जीन बनाएगा। डीएनए के अंदर ये पूरा का पूरा इस तरह से डीएनए हमारा आकार रहता है, हेलिक्स फॉर्म में। हेलिक्स मॉडल दिया गया वाटसन एंड क्रिक के द्वारा, दो साइंटिस्ट थे, वाटसन और क्रिक। बताएं कि हमारा जो डीएनए है वो डबल हेलिक्स में, मतलब दो तरफ से ऐसे उलझा हुआ रहता है, और एक इस तरह से है, इसको थोड़ा और स्पष्ट बना देता हूं, एक इस तरह से है तो दूसरा इस तरह से है। और यहाँ पे क्या है, बहुत सारा जीन है, और जीन पे क्या है, सूचना है। जीन के ऊपर क्या होता है, बहुत सारा सूचना होता है। जीन के ऊपर क्या होगा, बहुत सारा सूचना होगा। और यही सूचना एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी पे जाएगा। जैसे अगर माता पिता में, अगर माता है, माता है, माता की आंखों का कलर अगर नीला है, उस नीला
आंखों का जो कलर है नीला है, इस सूचना को इस जीन पे लिखा हुआ रहता है, यहाँ पे बनाया हुआ रहता है। और यही सूचना फिर क्या होता है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाता है। तो नीली आंखों वाली जो माँ होगी उसके बच्चे भी क्या है, ज्यादातर केस में क्या हो सकते हैं, नीले हो सकते हैं, क्योंकि उनका जो गुण होगा वो कहाँ से आएगा, अपनी एक पीढ़ी ऊपर से आएगा। ठीक है, तो वहीं से क्या होता है, डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, तो ये क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम से जीन बनेगा, जीन के अंदर, क्रोमोसोम के अंदर ही जीन रहता है, और ये डीएनए, आरएनए, हिस्टोन, प्रोटीन, ये सब रहता है। ठीक है, इसमें डीएनए, एक बार इसमें थोड़ा देख लेते हैं क्रोमोसोम की संख्या, संख्या भी देख लेते हैं। तो क्रोमोसोम की अगर संख्या देखा जाए तो सबसे पहले बताइए, मानव में क्रोमोसोम की जो संख्या होती है वो कितने होते हैं, 23 जोड़े। कितने होंगे, 23 जोड़े, 23 जोड़े मानव में क्या होंगे, क्रोमोसोम की संख्या होंगे। जबकि वही मानव से ही मिलता जुलता एक और प्राणी है जिसको बोलते हैं चिंपैंजी। चिंपैंजी, चिंपैंजी के अंदर अगर देखा जाए तो 23 जोड़े अगर हैं यहाँ, मतलब टोटल 46। कितना हो गया टोटल, अगर टोटल कोई पूछेगा तो टोटल कितना हो जाएगा, तो टोटल हो जाएगा 46। लेकिन चिंपांजी में अगर देखा जाए तो कितना होता है, 24 जोड़े होते हैं। कितने होते हैं, 24 जोड़े। और कुल संख्या क्या हो जाएगा, तो कुल संख्या हो जाएगा आपका 48। 24 जोड़ा है, 24 जोड़ा, 24 जोड़ा का मतलब क्या हो गया कि ये एक हो गया, और इसी के जैसा मिलता जुलता इस तरह से बना सकते हैं कि अगर ये क्या है, एक क्रोमेटिड और ये दूसरा क्रोमेटिड, दो क्रोमेटिड मिलके एक क्रोमोसोम बना, और एक क्रोमोसोम ये है और ये इसका क्या हुआ, तो एक और नया जोड़ा बन रहा है। ये क्या हो रहा है, इसका एक और नया जोड़ा बन रहा है। तो ये पूरा का पूरा दो क्रोमोसोम का एक जोड़ा होगा। तो इस तरह से कितना होता है, टोटल 26 जोड़ा, 26 जोड़ा क्रोमोसोम मानव में पाया जाता है, जिसमें से 26 में से 23 जोड़ा 46 टोटल। तो इस 46 में से जो 22 जोड़ा है, 22 जोड़ा तो एक जैसा ही होता है, जो सोमेटिक सेल का होता है। लेकिन एक जोड़ा जो होगा, यही तय करता है कि मानव जो होगा वो पुरुष होगा कि महिला होगा। तो उसके अंदर जो लिंग है, लिंग का निर्धारण एक जोड़े के द्वारा किया जाता है। अगर एक्स एक्स या तो हो सकता है, या तो एक्स वाई हो सकता है। अगर एक्स एक्स है, यहाँ पे एक्स एक्स है, तो इसका मतलब ये किस तरह का होगा, तो ये महिला होगा। अगर एक्स वाई है तो ये किस तरह का होगा, पुरुष होगा। तो जो अगला पीढ़ी में, एक पीढ़ी से अगला पीढ़ी में जो बच्चा होगा, जो नया शिशु पैदा होगा, वो महिला होगा या पुरुष होगा, इसका इंफॉर्मेशन, इसका सूचना भी कहाँ है, तो उसके माँ बाप से, उसके माँ बाप से, माता पिता से जो उसका जीन आ रहा है, क्रोमोसोम आ रहा है, उसी के ऊपर लिखा हुआ है कि आगे आने वाला जो बच्चा होगा वो पुरुष होगा कि महिला होगा। सारा कुछ इसी में इंफॉर्मेशन जो है, सूचना इस जीन के अंदर क्या रहता है, पैक किया हुआ रहता है। सूचना को अब सूचना लिख के पैक नहीं करते हैं। अब बोलिए कि उसमें लिखा हुआ रहेगा कि बेटा है, बेटी है, ऐसे लिख के थोड़े पैक करेंगे। उसको पैक किस तरह से किया जाता है, तो रसायन के द्वारा। इसके अंदर जो डीएनए है, डीएनए के अंदर ये सब सूचना रहता है, किसके द्वारा रहेगा, तो रसायन के द्वारा, रसायन के रूप में रहेगा। एक रसायन दूसरे रसायन में रिएक्शन करेगा, एक दूसरे से अभिक्रिया करेगा, और उसके फलस्वरूप जो अगला रसायन बनेगा वही निर्भर करेगा, उसी पे पूरा निर्भर करेगा कि होने वाला बच्चा पुरुष होगा या होने वाला बच्चा जो है वो क्या होगा, स्त्री होगा। ये पूरा का पूरा निर्धारण किस पे होगा, रसायन पे। तो रसायन से ही पूरा का पूरा चलता है। ऐसा नहीं है कि कलम से लिखा हुआ है कि यहाँ पे आंख नीला कर देना, यहाँ पे बाल काला कर देना, बाल पीला कर देना, बाल उजला कर देना। ठीक है, तो ये सब सूचना लिखा हुआ नहीं रहेगा, पेन से लिखा हुआ नहीं रहेगा। क्या रहेगा, उस पीला रंग के लिए या नीले रंग के लिए कुछ रसायन होगा, जो दूसरे रसायन से अभिक्रिया करके एक नया रसायन बनाएगा, और उस रसायन के फलस्वरूप उसका जो रिजल्ट होगा, उसका रिजल्ट आगे क्या करेगा, उस तरह का ही कोशिका का निर्माण कर देगा। उस तरह के कोशिका का निर्माण होगा बच्चा में, तो कोशिका जिस तरह का होगा उस तरह का रंग आपको दिखेगा। अगर नीले नीले कोशिका यहाँ पे आंख में बन गया, तो आंख हमको क्या दिखेगा, नीला दिखेगा। अगर भूरा बन गया तो भूरा दिखेगा, काला बन गया तो काला दिखेगा। तो सारा का सारा सूचना का प्रवाह किस तरह से हो रहा है, रसायन के द्वारा हो रहा है। ये नहीं कि कलम से लिख दिए, मार्कर से लिख दिए, इस तरह से नहीं किया जा रहा है। ठीक है, और इसमें देख सकते हैं, मानो तो जान गए, चिंपैंजी जान गए, बंदर, बंदर भी देख लीजिए। बंदर मिलता जुलता है। बंदर के अंदर कितने होते हैं, तो 21 जोड़े होते हैं। 21 जोड़ा होता है क्रोमोजोम का, मतलब टोटल कितना, तो 42 क्रोमोजोम होगा इसके अंदर, बंदर के अंदर। ठीक है, और 21 21 से आप और याद कर सकते हैं, गेहूं।
गेहूं जो है, गेहूं के अंदर भी 21 जोड़ा ही क्या होता है, गेहूं के अंदर भी क्या है, 21 जोड़ा ही क्रोमोसोम होता है। क्रोमोसोम की जो संख्या है 42 हो जाएगी और कितने जोड़े होंगे, 21। लेकिन इसका 21 और इसका 21 अलग होगा। जो गेहूं के अंदर जो क्रोमोसोम होगा उसका आकार अलग होगा, ठीक है, उसमें जो गुण होंगे वो अलग होगा, ठीक है। और बंदर के अंदर जो है वो सब कुछ अलग होगा। तो प्रकार, गुण, क्या खासियत है, किस तरह का रसायन है, किस तरह का बनावट है, सब कुछ अलग होगा। किस तरह का प्रकृति है, सब कुछ अलग होगा। ये नहीं कि इसी का 21 बंदर बना, 21 जोड़ा लिए और इसको गेहूं में डाल दिए तो गेहूं बंदर बन जाएगा, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि गेहूं के जो अपने क्रोमोसोम है उसका आकार, प्रकृति, विचार, रसायन सब अलग है, पूरा का पूरा व्यवस्था अलग है। जबकि बंदर का जो व्यवस्था है वो क्या है, पूरी तरह से अलग है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि संख्या बराबर है तो दोनों को क्या कर सकते हैं, एक दूसरे में इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है। एक और चीज इसमें ध्यान रख सकते हैं, प्याज, प्याज के अंदर होता है 8। कितने होते हैं, 8 जोड़े होते हैं। 8 जोड़ा का मतलब क्या हो गया, 8 जोड़ा का मतलब हो गया आपका 16। 8 जोड़ा का मतलब कितना हो गया, 16। और 8 ही होता है आपका मधुमक्खी में, बी, मधुमक्खी, मधुमक्खी। तो इसमें मधुमक्खी में 8 जोड़ा भी होता है और कहीं कहीं 16 जोड़ा भी होता है, ठीक है। तो इस तरह से भी होता है। लेकिन अब मधुमक्खी का ड्रोन अलग है। इसमें अब बाद में जब आप लोग को अनुवांशिकता पढ़ाएंगे तो उस समय अनुवांशिकता के बारे में बताएंगे कि कभी कभी क्या होता है कि पूरा का पूरा जितना क्रोमोसोम माता का आना है और जितना पिता का आना है उसके संख्या में क्या हो जाता है, फेर बदल हो जाता है। जैसे आप लोग देखते होंगे, अभी तो नया चलन है, इसके बारे में आप लोग जानते होंगे, नया समय में बहुत ज्यादा चर्चा का विषय है, ट्रांसजेंडर। ट्रांसजेंडर, ट्रांसजेंडर के बारे में सुने होंगे। ट्रांसजेंडर क्या है, जो तीसरा लिंग है, जो एक तो पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, और जो तीसरा लिंग है ट्रांसजेंडर, उसके अंदर क्या होता है, जैसे अगर एक्स एक्स दो क्रोमोसोम रहा तब तो महिला हो गया, अगर एक्स वाई रहा तब तो पुरुष हो गया। लेकिन अगर ऐसा हो गया कि एक्स एक्स और वाई ऐसा आ गया, आना एक ही चाहिए था लेकिन दो आ गया, तीन आ गया, तो किसी तरह का अगर क्या होगा, त्रुटि हो जाता है। त्रुटि होने के कारण क्या होता है, पूरे के पूरे जो इसका आकार होगा, जो उसका प्रकृति होगा, जो उसका विचार होगा, जो उसका बनावट होगा, उसमें बदलाव आ जाएगा। और इसको ये जो पूरा का पूरा त्रुटि है, इसके कारण क्या होता है, अलग अलग तरह का संरचना देखने में पाया जाता है। तो ट्रांसजेंडर जो है वो इस तरह का हो जाता है, ठीक है। तो इसमें भी बहुत सारा है, इसमें तो अभी चर्चा में है LGBTQI प्लस, अभी इसमें बहुत सारा और जुड़ रहा है, ठीक है। तो अलग अलग ये सब किस चीज पे, आखिर ये अलग अलग जो समाज समुदाय बन रहा है इसका कारण क्या है, इसका कारण है क्रोमोसोम। किसी के अंदर एक्स एक्स क्रोमोसोम है, किसी में एक्स वाई है, किसी में एक्स एक्स वाई है, किसी में एक्स वाई 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 है, किसी में वाई वाई है। तो अलग अलग तरह से, जिस तरह से बनावट अलग है, किसी का एक्स पूरा तरह से डेवलप नहीं है, वाई पूरा तरह से डेवलप नहीं है, अलग अलग तरह से बनावट रहेगा उसके अंदर, जैसा बनावट वैसा ही आगे का पीढ़ी में, शरीर में, आकार में, प्रकृति में उस तरह से बदलाव होगा। इसी कारण इसको क्या करते हैं, अलग अलग समुदाय कहते हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग अब डीएनए आरएनए स्टार्ट करते हैं। इसको मैं साइड हो जाता हूं, एक बार आप लोग नोट कर लीजिए, इसको इरेज करके फिर आगे डीएनए आरएनए शुरू करते हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोग लिख लिए होंगे। तो हम लोग क्या देख रहे थे, क्रोमोसोम, अंग्रेजी में इसको इस तरह से लिखेंगे, क्रोमोसोम, ठीक है। क्रोमोसोम के बारे में क्या बोला जाता है, तो इसके ऊपर क्या होगा, जीन होगा। क्रोमोसोम में ही क्या होगा, जीन। और जीन ही क्या करेगा, गुणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी, एक पीढ़ी से एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी तक, नए पीढ़ी तक कौन लेकर के जाएगा, तो जीन ही लेके जाएगा। क्या लेके जाएगा, गुण। जो भी गुण है, जो भी खासियत है, उसको लेकर के कौन जाएगा, तो आपका जीन ही लेकर के जाएगा। इसी कारण क्रोमोसोम को क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम को हम लोग इस कारण से बोल सकते हैं कि ये क्या है, तो हमारा जीन पहुंचाने वाला है, गाड़ी की तरह काम कर रहा है। किस तरह से काम कर रहा है, तो गाड़ी की तरह। गाड़ी किस चीज का गाड़ी लेके क्या जा रहा है, तो अनुवांशिकता के गुण को लेके जा रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, अनुवांशिकता का गाड़ी, अनुवांशिकता की गाड़ी, ठीक है। तो वेहिकल ऑफ हेरेडिटी,
हेरिडिटी अगर कभी पूछा जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्रोमोसोम हो जाएगा। क्रोमोसोम ही क्या कर रहा है, एक जगह से एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में गुण को लेकर के जा रहा है, ठीक है। और इसी के ऊपर, इसी के अंदर में क्या है, जीन है, तो मेनली जीन लेके जा रहा है। और जीन जो है, जीन ही क्या होता है, क्रियात्मक इकाई होता है। क्या होता है, क्रियात्मक इकाई। अगर कोई पूछे कि क्रियात्मक इकाई किसका, डीएनए का, तो डीएनए का क्रियात्मक इकाई अगर कोई पूछेगा तो क्या हो जाएगा, जीन हो जाएगा। तो जो जीन होता है वो क्या होता है, क्रियात्मक इकाई। मेनली जितना भी काम हो रहा है वो जीन के अंदर ही हो रहा है, जितना सूचना है जीन के अंदर ही है। और उस सूचना के हिसाब से अब क्या होगा, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में सूचना जाएगा, वह सूचना क्या करेगा, नया प्रोटीन बनाएगा। जिस तरह का प्रोटीन बनेगा उस तरह का कोशिका बनेगा, जिस तरह का कोशिका बनेगा उस तरह का आपका अंग बन जाएगा, ऊतक बन जाएगा, वैसा ही अंग आपका दिखेगा। अगर कोशिका बन गया नीले आंखों वाली, तो आपका आंख जो है नीला दिखेगा। अगर कोशिका जो वहां पे बन गया भूरा आंखों वाला, तो आंख आपका भूरा दिखेगा। अगर कोशिका बन गया काला, तो आपका आंख क्या हो जाएगा, काला हो जाएगा, ठीक है। तो पूरा का पूरा व्यवस्था यहीं से आपका चलता है, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं डीएनए और आरएनए के बारे में। तो पहले डीएनए देख लेते हैं। डीएनए का फुल फॉर्म आप लोग को पता है, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। डीऑक्सी राइबोज, राइबोज एक तरह का सुगर होता है। राइबोज क्या है, सुगर है, कार्बोहाइड्रेट में पढ़ेंगे कि सुगर है, सुगर राइबोज। राइबोज 5 कार्बन का एक सुगर होता है राइबोज, जिसमें न्यूक्लिक एसिड उसी से बना होता है। लेकिन उसमें से डीऑक्सी कर देते हैं। डीऑक्सी का मतलब क्या हो गया, ऑक्सीजन बाहर निकालना। ऑक्सीजन बाहर, ऑक्सीजन को क्या कर दिए हैं, बाहर निकाल दिए हैं। तो ऑक्सीजन को बाहर निकालने से क्या होता है, डीऑक्सी बन जाता है, ठीक है। ये सब प्रक्रिया ज्यादा डिटेल में हम लोग पढ़ना नहीं है, बस इतना समझना है कि डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है। राइबोज सुगर के कारण राइबो भी बोल सकते हैं, राइबोज नहीं बोल सकते, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। लेकिन राइबोज सुगर ध्यान रखना है, इस कारण राइबोज लिख दिया, ठीक है। तो डीऑक्सी राइबोज, ठीक है। और इसके बारे में क्या ध्यान रखना है, इसका जो आकार होता है, डीएनए का आकार जो होता है वो कैसा होता है, डबल हेलिक्स होता है। दो तरफ से ऐसा सीढ़ी रहेगा, एक तरफ से ऐसे सीढ़ी, एक तरफ से ऐसे सीढ़ी, ठीक है। और बीच में ही क्या है, इस तरह से ऐसे जुड़ा हुआ रहेगा, ठीक है। अगर इस दोनों का अगर देखा जाए डायमीटर, तो इसका डायमीटर लगभग लगभग 20 एंगस्ट्रॉम के आसपास होता है, ठीक है। इतना डिटेल में क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अब ये जो मॉडल था, ये जो डबल हेलिक्स वाला मॉडल था, डबल हेलिक्स मॉडल लिख लीजिए, डबल हेलिक्स, डबल हेलिक्स मॉडल, ये किसके द्वारा दिया गया था, तो दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम है वाटसन और दूसरा का नाम क्या है, क्रिक। तो वाटसन और क्रिक दो साइंटिस्ट हैं, वाटसन और क्रिक के द्वारा डबल हेलिक्स मॉडल आपका दिया गया है, ठीक है। कब दिया गया है, ईस्वी भी ध्यान रख सकते हैं, 1953 ईस्वी में। 1953, आजादी, भारत आजाद हुआ है, उसके 6 साल बाद क्या किए हैं, डबल हेलिक्स का मॉडल वाटसन क्रिक दे दिए हैं। बोले हैं कि जो हम लोग का डीएनए है वो क्या है, इस तरह से इसे लगा हुआ रहता है, ठीक है। इस तरह से लगा हुआ रहता है, और ये जो होता है बहुत सारे न्यूक्लियो न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। न्यूक्लियोटाइड क्या है, बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। इसी कारण इसका डीएनए का एक और नाम, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड के मिलने से बनने के कारण इसका एक और नाम क्या होता है, पॉली। पॉली का मतलब होता है बहुत सारा, पॉली न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड भी बोला जाता है। तो कोई पूछे कि डीएनए जो है वो क्या है, तो बता सकते हैं कि यह है पॉली न्यूक्लियोटाइड है, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग देख सकते हैं। चलिए अब देख लीजिए, इसको एक और चीज देख लेते हैं, पॉली न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। अभी न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है, तो न्यूक्लियोटाइड में दो चीज होगा, न्यूक्लियोटाइड में क्या होगा, दो चीज होगा। एक तो आपका क्या होगा, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड। और इसमें देखना है कि आखिर न्यूक्लियोटाइड जो बना ये किस चीज से बना, अगर ये जान जाएंगे तो हम लोग समझ जाएंगे कि न्यूक्लियोसाइड किस तरह से बना है। तो न्यूक्लियोसाइड होता है, ठीक है। अभी न्यूक्लियोसाइड है, आखिर ये बना किस चीज से है, तो इसमें ध्यान रखना है कि बना है दो चीज से। एक बना है कुछ नाइट्रोजन से बने बेस, बेस समझते हैं ना, क्षार,
तो नाइट्रोजन से बने कुछ क्षार है, ठीक है, तो कुछ नाइट्रोजन के द्वारा बना हुआ क्षार है, और इसी के अंदर क्या किया गया है, फिर सुगर को डाल दिया गया है। सुगर, क्या डाल दिया गया है, सुगर, और इसके साथ एक अलग से फॉस्फेट ग्रुप रहेगा। कौन सा ग्रुप रहेगा, फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप HPO4 3, ठीक है, तो HPO4 इस तरह से बनता है, HPO4 इस तरह से फॉस्फेट ग्रुप बनता है, ठीक है, तो ये सब ज्यादा डिटेल में नहीं जानना है, बस इतना ध्यान रखना है कि आखिर बनेगा किस चीज से, तो कुछ नाइट्रोजन के बने हुए बेस होंगे, क्षार होंगे, और कुछ सुगर होगा, सुगर समझते ही हैं, कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट सुगर होगा, 5 कार्बन का जनरली राइबोज सुगर बता ही दिए, और कुछ फॉस्फेट ग्रुप, यही तीनों मिल करके क्या करेगा, पूरा का पूरा ऊपर से लेकर के नीचे तक पूरा डीएनए जो है, पूरे डीएनए को बना देता है, यही तीन चीज मिल करके, ठीक है, अलग अलग मात्रा में, कभी कोई, कभी ये आ जाएगा तो कभी ये आ जाएगा, कभी ये आ जाएगा, ऊपर नीचे क्या करेगा, इस तरह से बदलते रहेगा, ठीक है। इसमें ध्यान रखना है कि शुगर दो तरह का होता है, शुगर कितना रहेगा, दो तरह का, एक शुगर रहेगा आपका डीऑक्सी राइबोज शुगर, डीऑक्सी राइबोज शुगर, जो बनाता है किसको, ये बनाता है डीएनए को, और दूसरा होता है राइबोज शुगर, क्या होता है दूसरा, राइबोज शुगर, जो किसको बनाता है, आरएनए को, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना है कि ज्यादातर सिर्फ कुछ वायरस, गिना चुना 2 4 5 10 वायरस ही है जो अभी तक ज्ञात है, जिसको छोड़ करके अगर देखा जाए तो बाकी जितना भी दुनिया में क्या है, प्राणी है, जितना भी प्राणी है, ऑर्गेनिज्म है, सब में अनुवांशिकता के लिए जो पदार्थ है उसको डीएनए को ही माना जाता है, डीएनए को ही एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाने का दायित्व दिया गया है, आरएनए को नहीं, क्योंकि आरएनए बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, रिएक्शन बहुत जल्दी करता है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है। इसमें से क्या करें, ऑक्सीजन को निकाल दिए, तो ऑक्सीजन को जब निकालते हैं ना, तो इसका रिएक्टिविटी घट जाता है, रिएक्टिविटी घट गया तो स्टेबिलिटी हो गया, स्टेबल हो गया, खूब बढ़िया से बैलेंस है, बढ़िया से उसका क्या है, स्टेबिलिटी बना हुआ है, तो ये खूब बढ़िया से रहता है, लेकिन ये क्या है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव रहता है, फटाफट कहीं रिएक्शन कर लेगा, नया नया चीज बना लेगा। तो आरएनए वाला, अगर किसी में जेनेटिक मटेरियल है, अगर किसी में अनुवांशिक पदार्थ आरएनए का है, तो बहुत दिक्कत करेगा, जैसे कि अभी आया था कोविड वायरस, कोविड वायरस जो था उसमें क्या था, आरएनए का ही मटेरियल था, इसी कारण वो बार बार क्या कर रहा था, भेष बदल ले रहा था, बार बार क्या कर रहा है, भेष बदल ले रहा है, ठीक है, तो इस कारण बहुत दिक्कत होता है, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं क्षार के बारे में, तो क्षार दो तरह का होता है, एक का नाम है प्यूरिन, क्या नाम है, प्यूरिन, एक सेकेंड, प्यूरिन, दूसरा का नाम है, प्यूरिन लिख दिया, एक है आपका प्यूरिन, और दूसरा है पिरिमिडीन, दूसरा क्या है, पिरिमिडीन, एक तो आपका क्या है, प्यूरिन, प्यूरिन, और दूसरा पिरिमिडीन है, अंग्रेजी में लिखिएगा PURINE, प्यूरिन, PYRIMIDINE, पिरिमिडीन, ठीक है। तो दो तरह का क्षार है, नाइट्रोजन का बना हुआ रहता है, इस कारण नाइट्रोजन से बने हुए क्षार लिखे हैं, प्यूरिन और पिरिमिडीन, ठीक है, एक सेकेंड। अब देखिए इसमें प्यूरिन जो होता है, प्यूरिन में दो है जो कि हमको ध्यान रखना है, एक है एडीनिन, क्या ध्यान रखना है, एडीनिन, एडीनिन, और दूसरा है गुआनिन, दूसरा कौन सा है, गुआनिन, तो एडीनिन और गुआनिन दो हार है नाइट्रोजन से बने हुए, जो कि प्यूरिन है, प्यूरिन टाइप का होता है, प्यूरिन स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, अलग अलग नंबर ऑफ नाइट्रोजन और कार्बन से बना हुआ बॉन्ड होता है, उतना ज्यादा डिटेल में नहीं देखना है कि कौन सा बॉन्ड 5 कार्बन का होगा, कौन सा 8 कार्बन 12 कार्बन, उतना ध्यान नहीं देना, ठीक है। तो दो दो जो कि नाइट्रोजन से बने हुए बेस हैं, जो क्षार है, वो क्या है, प्यूरिन में आता है, और बाकी जो है वो सब किस में आएगा, पिरिमिडीन में आ जाएगा, एडिनिन गुआनिन हो गया, अगला है थाइमीन, ठीक है, थाइमीन में ही थोड़ा सा फेर बदल करके बना दिया जाता है यूरासिल, ठीक है, एडिनिन हो गया, थाइमीन हो गया, यूरासिल हो गया, गुआनिन हो गया, AD, एक सेकेंड इसको लिख लेते हैं, इसके लिए ट्रिक बना लेते हैं, एक ट्रिक कि PU से प्यूरिन में GA, पूजा, ऐसे तो GA से गा हो गया, लेकिन GA जा, तो ऐसे ध्यान रखिएगा कि प्यूरिन में कौन कौन सा होता है, तो जा होता है, GA जा, तो पूजा, इस तरह से एक ट्रिक बना लीजिएगा, थोड़ा सा छोटा सा ट्रिक है, प्यूरिन अगर आपको याद हो जाएगा, क्या हो गया, अगर मान लीजिए प्यूरिन याद हो गया,
अगर प्यूरिन याद हो गया तो फिर पिरिमिडिन याद करना ही नहीं है। क्या है कि बाकी जो भी है सब पिरिमिडिन हो गया, थाइमीन हो गया, यूरासिल हो गया, साइटोसिन हो गया। तो ये तीनों का तीनों कैसा हो गया, तो पिरिमिडिन हो गया। तो इसमें अब एक चीज याद कर लीजिएगा, तो दूसरा याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, काहे कि इसको छोड़ के जो भी आया सब क्या हो गया, इसको हो गया। अब इसमें ध्यान देना है कि डीएनए जो है, डीएनए डीएनए में कौन कौन सा पाया जाएगा, तो डीएनए में पाया जाएगा एडिनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन, एटीजीसी। लेकिन जैसे ही आरएनए में जाइएगा, आरएनए, तो आरएनए में ए और टी नहीं पाया जाएगा, उसके जगह यूरासिल पाया जाएगा, और बाकी गुआनिन और साइटोसिन पाया जाएगा। तो अगर कभी ऐसा पूछ ले कि डीएनए में ऐसा कौन सा ऐसा नाइट्रोजन का बना हुआ क्षार है जो सिर्फ डीएनए में पाया जाता है, तो क्या बोल देंगे, पाया जाएगा, थाइमीन पाया जाएगा। तो ये सब भी थोड़ा थोड़ा पॉइंट जो है, एक एक पॉइंट जो कि इसमें क्वेश्चन आ सकता है। यही सब क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काहे कि अब एकदम डेप्थ में क्वेश्चन जाता है। तो डेप्थ में जब क्वेश्चन पूछेगा तो यही क्या करेगा, नाइट्रोजन का बना हुआ जो बेस है, जिससे कि इस बेस से इस बेस में इस राइबोज शुगर को मिलाएंगे और फिर उसके ऊपर फॉस्फेट ग्रुप लगाएंगे, तो एक पूरा स्ट्रक्चर बनेगा, जिससे क्या बनेगा, हमारा डीएनए बनेगा। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा डीएनए बनने के लिए सब जो उसका जरूरी तत्व है, इसका जानकारी होना भी क्या है, जरूरी है। ठीक है, तो आप लोग इसको एक बार लिख लीजिए, इधर मैं साइड हो जाता हूँ, और इसके बाद इरेज करके आगे का पार्ट देखते हैं हम लोग। चलिए ठीक है, उम्मीद है आप लोग लिख लिए होंगे। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं, बस वही देखना है कि डीएनए में क्या रहेगा। तो डीएनए में हमारा रहेगा जीन, जो कि क्या करेगा, प्रोटीन बनाने का, प्रोटीन संश्लेषण जो होगा हम लोग के शरीर के अंदर, जो प्रोटीन का संश्लेषण होगा, इसको क्या करेगा, नियंत्रित करेगा, नियंत्रित करेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है डीएनए, डीएनए के अंदर जो जीन रहता है वो। ठीक है, तो ये हो गया। अब देख लेते हैं थोड़ा सा आरएनए के बारे में। आरएनए के बारे में कुछ कुछ बात तो जान गए, जैसे राइबोज न्यूक्लिक एसिड, इसके अंदर जो बेस होगा वो किस तरह का होगा, तो बेस भी बता दिए। एक सेकेंड, बेस कौन कौन सा बताए थे, अभी बताए थे कि एडिनिन तो होगा ही, लेकिन थाइमिन के जगह यूरासिल होगा, और गुआनिन, साइटोसिन, चार होगा इसके अंदर। ठीक है, और इसके बारे में क्या जानते हैं कि इसमें किस तरह का सुगर होता है, तो राइबोज सुगर होता है, राइबोज सुगर। ठीक है, और इसके बारे में क्या जानते हैं, तो ये बहुत ही कम नाम मात्र का 2 4 10 20 ही ऐसा वायरस है, जिसके अंदर ही जेनेटिक मटेरियल की तरह है, मतलब अनुवांशिक पदार्थ की तरह, अनुवांशिक पदार्थ, अनुवांशिक पदार्थ की भूमिका में अगर देखा जाए तो बहुत ही कम है, बहुत कम, ध्यान रखिएगा कि बहुत कम है भूमिका इसका। अनुवांशिक पदार्थ जो है, अनुवांशिक पदार्थ के रूप में इसका भूमिका बहुत कम है, कहीं कहीं पे ही है। ठीक है, और ये आरएनए जो है, ये बनता किससे है, तो ये डीएनए से ही बनता है, ये भी ध्यान रखिएगा, डीएनए से बनता है, डीएनए से बनता है। आरएनए किससे बनता है, डीएनए से, किस विधि के द्वारा, तो प्रतिलेखन विधि, प्रतिलेखन, प्रतिलेखन विधि के द्वारा, विधि के द्वारा लिख लीजिएगा, प्रतिलेखन विधि के द्वारा। क्वेश्चन आ सकता है कि प्रतिलेखन विधि के द्वारा क्या बनता है, तो आरएनए बनता है डीएनए से, डीएनए से आरएनए बनता है प्रतिलेखन विधि के द्वारा। अंग्रेजी में लिखिएगा तो ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं इसको, ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, तो ट्रांसक्रिप्शन हो जाता है। ठीक है, अब इसका प्रकार देख लेते हैं। आरएनए का प्रकार इंपॉर्टेंट है, तो 3 प्रकार का होगा। कैसा होगा, 3 प्रकार का होगा। बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, ये भी जान गए। आरएनए क्या है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, प्रोटीन बनाने में मदद करता है, प्रोटीन का आकार बनाने में मदद करेगा। ठीक है, उसके बाद 3 तरह का होता है। जो सबसे पहला है, इसको बोलते हैं राइबोसोमल, राइबोसोमल आरएनए। अब अंग्रेजी में ही पढ़ना पड़ेगा, दिक्कत क्या है कि सब अंग्रेज साइंटिस्ट लोग ज्यादा इसका खोज किया है, तो हिंदी में अब इसका नाम कुछ हिंदी में नहीं बना दिया है कि आरएनए का हिंदी कर दिए कुछ ऐसा, तो अंग्रेजी में ही करना पड़ेगा। और छोटा आर राइबोसोम के लिए, राइबोसोम तो बताए ही थे, राइबोसोम, राइबोसोम हिंदी में इसे राइबोसोम कोशिका के अंदर होता है। अगर कोशिकांग अभी नहीं बताए हैं, कोशिकांग बताएंगे तो बता देंगे कि राइबोसोम जो होता है प्रोटीन बनाने का फैक्ट्री होता है, सारा का सारा प्रोटीन जो बनता है वो राइबोसोम के अंदर ही बनता है। तो ये राइबोसोमल आरएनए जो होगा, ये भी क्या करता होगा, तो प्रोटीन बनाने में मदद करता होगा।
जब कोई आरएनए राइबोसोम के साथ रह रहा है, जो कि राइबोसोम क्या है, प्रोटीन बनाने का फैक्ट्री है, तो इसका क्या करता होगा, मदद करता होगा, तो प्रोटीन संश्लेषण में क्या कर रहा है, मदद कर रहा है। क्या कर रहा है, प्रोटीन संश्लेषण में, प्रोटीन संश्लेषण, तो प्रोटीन संश्लेषण में मदद कर रहा है। मात्रा का अगर बात देखा जाए तो सबसे ज्यादा होता है, ध्यान रखना है कि जितना भी आरएनए हम लोग के शरीर में पाया जाता है उसमें सबसे ज्यादा मात्रा में, मात्रा सबसे ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा मात्रा इसी का होगा, किसका, आरएनए का, मतलब राइबोसोमल आरएनए का मात्रा जो होगा ये क्या होगा, सबसे ही ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, ठीक है, राइबोसोमल आरएनए। दूसरा जो है इसको बोलते हैं ट्रांसफर आरएनए, क्या बोलते हैं, ट्रांसफर आरएनए। अच्छा, ट्रांसफर आरएनए को शॉर्टकट में क्या लिखेंगे, तो ऐसे छोटा वाला टी लिख देंगे और बड़ा वाला आरएनए। अच्छा, ट्रांसफर आरएनए है, मतलब कोई चीज को क्या करता होगा, ट्रांसफर करता होगा। अगर ट्रांसफर आरएनए है तो क्या करेगा, कोई चीज को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करेगा, आवागमन उसका क्या करेगा, परिवहन करेगा, तो ये क्या करता है, परिवहन करता है। किसका परिवहन करेगा, तो ये जो टी आरएनए होता है ये परिवहन करता है अमीनो एसिड का। अब अमीनो एसिड अभी तो नहीं बता पाएंगे, तो अमीनो एसिड्स होता है, कुछ अमीनो अम्ल होता है, जो प्रोटीन है उसका इकाई, पूरे प्रोटीन का इकाई क्या है, अमीनो अम्ल है, अमीनो अम्ल से ही प्रोटीन का निर्माण होता है। तो उस अमीनो अम्ल के परिवहन में, अमीनो अम्ल को क्या करेगा, परिवहन करेगा, एक जगह से दूसरे जगह ले जाएगा कौन, तो ही ईआरएनए ले जाएगा, ठीक है। और ये क्या होता है, सबसे छोटा होता है, इसके बारे में ध्यान रखना है एक और चीज कि सबसे छोटा होगा, सबसे छोटा आरएनए, सबसे छोटा आरएनए कौन सा होता है, तो ट्रांसफर आरएनए होता है, परिवहन करता है, किसका परिवहन करता है, अमीनो अम्ल का परिवहन, ठीक है, ध्यान रखना है। तो दो आरएनए हो गया, एक सेकंड, ठीक है, तो दो आरएनए हो गया, एक हो गया राइबोसोमल, दूसरा हो गया ट्रांसफर। अब तीसरा है जिसको बोलते हैं मैसेंजर आरएनए, क्या बोलते हैं, मैसेंजर आरएनए। इसको शॉर्टकट में कैसे लिखेंगे, तो छोटा वाला एम लिख देंगे और फिर लिख देंगे बड़ा, ठीक है। मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर का मतलब क्या क्या है कि एक जगह से दूसरे जगह क्या करेगा, मैसेज पहुंचाएगा, मैसेज, मैसेंजर आरएनए, मैसेज पहुंचाएगा, मैसेज क्या पहुंचाना है, तो सूचना पहुंचाना है। आखिर मैसेज के रूप में पहुंचाना क्या है, तो सूचना, किस चीज का सूचना, कि प्रोटीन कैसा बनेगा, प्रोटीन कैसा बनेगा, इस सूचना को पहुंचाने का काम कौन करेगा, तो मैसेंजर आरएनए करेगा। तो सूचना का परिवहन करता है, सूचना पहुंचाता है, सूचना पहुंचाएगा, इस आरएनए के द्वारा सूचना पहुंचाया जाएगा, उस हिसाब से फिर क्या होगा, प्रोटीन का सिंथेसिस होगा, ठीक है। तो ये आरएनए हो गया। अब इसका क्या है, ये सबसे छोटा था, सबसे छोटा आरएनए कौन सा था, टी आरएनए। सबसे ज्यादा मात्रा में, ध्यान रखना है, सबसे ज्यादा मात्रा में कौन पाया जाता है, तो आर आरएनए। और सबसे कम मात्रा में कौन पाया जाता है, सबसे कम मात्रा, ध्यान रखना है, सबसे कम मात्रा में कौन सा पाया जाएगा, तो मैसेंजर आरएनए पाया जाएगा। मैसेंजर आरएनए का जो मात्रा होता है, जो इसका मात्रा है वो क्या होता है, बहुत ही कम होता है। परसेंटेज लिखिएगा तो लिख लीजिएगा, 3 से 5% के आसपास रहेगा, 3 से 5% के आसपास रहेगा। ट्रांसफर आरएनए का अगर मात्रा लिखिएगा तो 10 से 15% के आसपास क्या रहता है, ट्रांसफर आरएनए रहता है। अब समझिए कि 3 से 5% है, ये 10-15% है, तो बाकी पूरा का पूरा बचा हुआ कौन है, सबसे ज्यादा मात्रा में आरएनए रहेगा, जो राइबोसोमल आरएनए है। इसका काम क्या है, पूरा प्रोटीन बनाने में राइबोसोम के साथ रहता है। राइबोसोम क्या है, प्रोटीन का फैक्ट्री है, तो जितना भी प्रोटीन बनेगा सब में हेल्प कर देगा ये, ठीक है। और प्रोटीन बनाने में मदद करेगा, अमीनो एसिड को लेकर के आएगा, तो उसमें ट्रांसफर आरएनए के बारे में और एक चीज पूछा जाता है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, ट्रांसफर आरएनए के बारे में बता रहे हैं, इसके बारे में ध्यान रखिएगा, आकार, इसका आकार पूछा जाता है। तो दो तरह का आकार इसका पूछा जाता है, एक तो पूछा जाता है 2D आकार और एक पूछा जाता है 3D आकार। तो इसका जो 2D आकार होता है वो क्लोवर लीफ, ध्यान रखना है, क्या, आधा क लोवर, क्लोवर ली, लीफ, इंग्लिश में लिखिएगा तो CLOVER, क्लोवर लीफ, इसके आकार का होता है।
जबकि जो इसका जो 3D आकार होता है, इसका 3D आकार कैसा होगा, तो एल आकार, एल, एल है ना, एल, एल फॉर लायन, लायन इन्वर्टेड, लायन इन्वर्टेड, इन्वर्टेड का मतलब उल्टा, तो उल्टा एल आकार होता है इसका, 3D स्ट्रक्चर होता है। 3D में देखिएगा इसको, टीआरएनए को, तो ये कैसा दिखेगा, तो इन्वर्टेड एल जैसा दिखेगा, लेकिन 2D में दिखेगा, जैसे ये देखिए 2D, 2D में अगर इसको देखिएगा तो ये कैसे लिखेगा, पतला एक लाइन जैसा दिखेगा। सामने से अगर देखिएगा तो लगेगा कि क्या है, खाली लाइन है, लेकिन जब इसको 3D में देखिएगा तो देखिएगा कि लाइन नहीं है, ये पूरा का पूरा गोल है, यहाँ पे भी गोल है, यहाँ भी गोल है, और पूरा इसके अंदर गोल है, लेकिन सिर्फ ऐसे चिपकाए हुए हैं तो लग रहा होगा कि वो लाइन ऐसे खींचा हुआ है, एक लाइन बनाया हुआ है ना। तो इस तरह का आकार दिख रहा है, तो इसका 2D आकार होता है, जो सिर्फ आगे पीछे दो दो अक्षांश में देख पाते हैं इसको, और जब इसको चारों तरफ से देख पाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, 3D बोलते हैं। तो इसके आकार पे भी क्या है, कभी कभी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अब ये हो गया इतना पार्ट डीएनए आरएनए। अब इसके बाद हम लोग कुछ कोशिकांग का अगला जो लेक्चर करेंगे, यहीं पे इसको क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। अगला जो लेक्चर करेंगे उसमें हम लोग कोशिकांग के बारे में देखेंगे, किस किस तरह का अलग अलग कोशिका होता है, किस तरह का कोशिकांग होता है, कोशिकांग में अब कौन कौन सा इंपॉर्टेंट रह गया। तो ये तो अभी केंद्रक के बारे में हुआ है, इसके बाद अब हम लोग शुरू करेंगे साइटोप्लाज्म के बारे में, जो कोशिका का द्रव्य है, उसके अंदर जो होता है हमारा क्या है, गोल्गी, गोल्गी बॉडी होता है कुछ स्ट्रक्चर, उसके अंदर हमारा होगा माइटोकॉन्ड्रिया, उसके अंदर होगा हमारा जो क्लोरोफिल, जो जानते हैं भोजन बनाने में काम आता है, तो उसके लिए एक सेक्शन है, प्लास्टिड बोलते हैं उसको, हरित लवक, हरित लवक, उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद हम लोग इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हिंदी में उसको बोलते हैं अंतर द्रवयी जालिका, उसके बारे में देखेंगे। तो अलग अलग जितना भी तरह का भी और कोशिकांग बचा हुआ है उसके बारे में देखेंगे अगला लेक्चर में, और उसके बाद फिर हम लोग कोशिका का विभाजन शुरू करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग देखें, यहाँ तक कोई दिक्कत हो, किसी भी तरह का समस्या हो, कुछ समझ में नहीं आया हो, तो आप लोग क्या करिए, कमेंट करिएगा। रेड पेन से लिख देता हूं, आप लोग क्या करिएगा, कमेंट करिएगा। जो भी नहीं समझ में आएगा सबके लिए क्या करना है, कमेंट करना है, सवाल पूछना है कि सर ये चीज नहीं समझ में आया, उसको बता दिया जाएगा, अगला लेक्चर में आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए। बहुत सारे लोग देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगेगा, बस इसे टच कर दिएगा, सब्सक्राइब हो जाएगा। टच करना है बस, और कुछ भी नहीं करना है, खाली टच कर देना है, कुछ पैसा थोड़ी लगेगा इसमें। तो सब्सक्राइब कर दीजिए टच करके, और इसके बाद जो घंटी है, घंटी को भी क्या कर दीजिए, थोड़ा सा दबा दीजिए, घंटी दबाइएगा, तब इसके आगे का लेक्चर, जैसे अब अगला कोशिकांग वाला लेक्चर आएगा, तो कैसे आपको पता चलेगा कि लेक्चर आया कि नहीं आया, कब पता चलेगा, तो इसको घंटी को दबाए रहिएगा, तो घंटी को दबाए रहिएगा, तुरंत आपके पास सूचना पहुंच जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पे इसको समाप्त करते हैं, अगला लेक्चर में आप लोग से मिलते हैं, तब तक आप लोग खूब खुश रहिए, पढ़ते रहिए, खूब मस्त रहिए, और आगे के लेक्चर में हम लोग के साथ बने रहिए, ठीक है। चलिए इसी के साथ समाप्त करते हैं इसको, धन्यवाद।